मुझे ये बताएं आइस क्या बना है? ये एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ है। हमारे यहाँ इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। फोकस लाइफ रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है, यहाँ पे डे 1 से जब पेशेंट हमारे पास आता है उसके लिए अलग-अलग से पोर्शन है और अलग-अलग टीम है उन पोर्शन को डील करती है। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा मुमताज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं फोकस लाइफ रिहैबिलिटेशन सेंटर। जिन मेरे दोस्तों को नहीं पता कि रिहैबिलिटेशन सेंटर क्या होता है उनको मैं बता दूं। रिहैबिलिटेशन सेंटर एक ऐसा इदारा है जहां पर नशा आवर लोग, जो ड्रग एडिक्ट लोग होते हैं, उनका इलाज किया जाता है। उन्हें उम्मीद की नई किरण दिलाई जाती है, ज़िंदगी की तरफ वापस लाया जाता है। आइए अंदर चल के देखते हैं कि पेशेंट को किस तरह रखा जाता है, उनका किस तरह इलाज किया जाता है और उनको किस तरह का एनवायरनमेंट दिया जाता है। आइए हमारे साथ। जी तो व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फोकस लाइफ रिहैबिलिटेशन सेंटर के सीईओ डॉक्टर इमरान जतोई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू। मुझे ये बताएं कैसे ख्याल आया रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाने का? रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाने का कोई ख्याल तो नहीं आया, ये बस आप इसको इत्फाक भी कह सकते हैं या कोई एक्चुअल में हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं ना, वहाँ पे हमारे यहाँ ये ड्रग्स और ये सारी चीज़ें और इसको कोई इतना ज़्यादा समझा नहीं जाता कि इसकी वजह से कोई क्राइसिस भी हैं। तो सारे लोग डिनाइल में होते हैं, जो नशा करने वाले हैं वो भी और जो पेरेंट्स होते हैं वो भी। इस बीमारी की वजह से जितना भी वो सफ़र कर रहे होते हैं ना, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि उनको जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो बहुत से लोग मैंने उधर देखे अपने इर्द गिर्द में कि जिनकी इसकी वजह से डेथ हुई, उन्होंने बड़े बड़े क्राइसिस पैदा किए, ज़मीनें उनकी सेल हो गई, रिलेशन जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि मेडिकल फील्ड में क्यों ना कोई अच्छी फील्ड चूज़ की जाए जिसमें आपके पंजाबी में कहते हैं कि दाल रोटी के साथ साथ जो है ना आपको स्वाब भी मिले। तो इस वजह से इसका इंतखाब किया। बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताएं, नशा जो एक लानत है, इसकी लत लोगों को कैसे लगती है? लोग इसकी तरफ कैसे अट्रैक्ट होते हैं? पहले तो शुरू में मज़ा आ रहा होता है और बाद में ये इतनी पीक पे पहुंच जाता है कि लोगों को यहाँ आना पड़ता है। तो मुझे बताएं क्यों लोगों को इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं लोग नशे की तरफ? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मिस आयशा, ये कोई लत नहीं है। अच्छा। ये एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ है। हमारे यहाँ इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। जैसे दूसरी बीमारियाँ ना, इसी तरह से किसी भी शख्स के अंदर बायोलॉजिकली उसके अंदर इस चीज़ की पोटेंशियल होती है और जिस बंदे के अंदर इसकी पोटेंशियल होती है वही इस तरफ जाता है और वही इसका इंतखाब करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ये बताएं, जो हमारी नौजवान नस्ल है उसमें लड़कियों की रेशो ज़्यादा है, लड़कों की रेशो ज़्यादा है ड्रग्स एडिक्ट में? इसमें रेशो जो है ना वो लड़कों की तो अभी तक ज़्यादा ही है, लेकिन मेरे मुताबिक तो लड़कियां भी कोई कम नहीं है, क्योंकि मैं इस फील्ड में 6-7 साल से इसको डील कर रहे हैं। तो फीमेल पेशेंट्स भी होते हैं, मेल भी पेशेंट्स होते हैं, तो दोनों कैटेगरीज ही हैं। अच्छा, आपके यहाँ पर ख़वातीन के लिए भी कोई सेटअप है? जी बिल्कुल, ख़वातीन के लिए हमारे पास प्रॉपर अलग से एक सेपरेट सेटअप है जिसको फ़ीमेल ही डील करती हैं, जिसमें फ़ीमेल साइकेट्रिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उनको फ़ीमेल ही डील करते हैं। अच्छा, जो नशा है ये ख़त्म हो जाता है? मतलब यहाँ से समटाइम आपके पास ऐसे केसेस आते होंगे कि नशे आवर लोग थे या जो भी ड्रग एडिक्ट लोग थे, यहाँ से चले जाते हैं ठीक होके और उसके बाद 1-2 साल 3 साल बाद कोई ऐसा केस आया है कभी आपके पास कि वापस आते हैं कि जी दोबारा नशे की लत लग गई है? गुड क्वेश्चन। हमारे यहाँ एडिक्शन की दुनिया में या साइकोलॉजी में इस बीमारी को रिलैप्सिंग डिजीज़ कहते हैं। यानी कि इस बीमारी में सम टाइम ये चांस होते हैं कि एक बंदा एक प्रोसेस से यानी कि ट्रीटमेंट करवा के गया है और उसके ये चांसेस हैं कि वो दोबारा जाके नशे की तरफ लग सकते हैं। बट इसमें जो अच्छे रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं जहाँ प्रोफेशनल्स की टीम होती है, क्वालिफाइड लोग इनको डील कर रहे होते हैं, वहाँ इस चीज़ के चांसेस जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और कितने ऐसे पेशेंट्स हैं कि जो अच्छे रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं वो 2 साल से 4 साल से 6 साल से 10 साल से उनके जो पेशेंट्स हैं वो बड़ी अच्छी और एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे होते हैं। तो इसमें कामयाबी के चांसेस भी 100% हैं और अगर आप नॉन प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं तो वहाँ पे आपको नाकामी के चांसेस भी हैं, तो वहाँ लोग दोबारा भी लग सकते हैं। अच्छा, ये ड्रग्स के लिए भी कोई मेजरमेंट टूल होता है कि इस बंदे को ये किस फेज़ पर है या किस उसमें स्टेज पर है? जैसे डिप्रेशन के स्टेजेस होते हैं, ये नशे के भी, ड्रग्स के भी कोई स्टेजेस होते हैं? हाँ, इसकी भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं और उसी तरह से डिफरेंट इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। लाइक हैश लेने वाला है तो वो उसका स्टेट ऑफ माइंड जो है ना वो एक डिफरेंट पीक पे होता है। अल्कोहल अगर कोई लेता है तो उसका स्टेट ऑफ माइंड एक डिफरेंट पैटर्न पे होता है। जैसे जैसे जो ड्रग्स हैं उसी तरह से उनके जो
स्टेज ऑफ माइंड है वो डिफरेंट तरीके के साथ होता है। बट इसके अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन है, जो बंदा एडिक्ट होता है ना इसका, वो जो भी ड्रग्स करता हो उसकी ज़िंदगी में मसले मसाइल लाजमी होते हैं, वो क्राइसिस को फेस लाजमी कर रहा होता है। ना कि सिर्फ वो फेस कर रहा होता है, उससे जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं, स्पेशली उसके जो पेरेंट्स हैं, अगर वो मैरिड है तो बीवी बच्चे हैं, वो भी साथ सफ़र कर रहे होते हैं। सही है। मुझे ये बताएं, आइस क्या भला है? आइस बेसिकली एक स्टिमुलेंट नशा है जो कि पाकिस्तान में ये पिछले 6-7 साल से जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ है। और इसको आप कह सकते हैं कि बाकी जितने भी ड्रग्स हैं सारे बहुत डेंजरस होते हैं और जानलेवा होते हैं, ये उन सब से बड़ा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। जब भी कोई शख्स इसको लेता है ना, ये बड़ा समझने वाला नुक्ता है इसका। इसके जो सिम्टम्स हैं ना, कि एक टाइम जिस बंदे ने इसकी डोज ले ली है वो 3 to 4 या 5 डेज तक वो सो नहीं सकता। यानी कि 24 आवर्स वो काम कर रहा है, उसको नींद नहीं आती बिल्कुल इसके अंदर। तो ये बहुत ख़तरनाक नशा है जिसकी वजह से इंसान को, इसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। फिज़िकली प्रॉब्लम तो होते ही होते हैं, इसके साथ जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती हैं जिसको ड्रग इंड्यूस साइकोसिस कहते हैं। वो जो ड्रग इंड्यूस साइकोसिस है वो इतना ख़तरनाक है कि उसमें इंसान अपने सेंसेस में नहीं रहता, यानी कि आउट ऑफ सेंस हो जाता है। वो खुद से चीज़ें अज्यूम करता है, जैसा कि खुदा ना खास्ता वो अपने आप को कोई बहुत बड़ी बला चीज़ समझता है, या वो अपने आप को किसी भी एजेंसी का कोई वो समझता है कि मैं उसका हेड हूँ, या खुदा ना खास्ता उसको सम टाइम ये भी लगता है कि वो नबी या कोई पैगंबर है और उसको इस तरह की चीज़ें जो है ना इल्हाम होती हैं और वो इस तरह के सिम्टम्स में चला जाता है। बेसिकली वो ड्रग इंड्यूस साइकोसिस का शिकार हो जाता है जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम्स आती हैं। इसमें ये भी होता है ना कि वो समझ रहा होता है कि जो अगला बंदा है वो मुझे मारने के लिए आ रहा है, या उसको हमेशा नेगेटिव ही चीज़ लग रही होती है। यस, ये साइकोसिस के सिम्टम्स हैं कि उसको वो अपने आप को इनसिक्योर फील करता है अपने बहन भाइयों से, अपने माँ बाप को। उसको लगता है कि ये सारे मुझे मारना चाह रहे होते हैं। बिहाइंड द सीन उसके ब्रेन्स के अंदर केमिकली इनबैलेंस होता है जिसकी वजह से वो ये सब करता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं, ड्रग एडिक्ट लोग हैं, उनको ठीक करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं? फोकस लाइफ रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है यहाँ पे जिस डे 1 से जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसके लिए अलग-अलग से पोर्शन है और अलग-अलग टीम है उन पोर्शन को डील करती है। यानी कि मेडिकल डॉक्टर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। ये डिफरेंट पैनल्स हैं जो उनको डील करते हैं। डे 1 से जब पेशेंट आता है तो उसकी लैब इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, उनके जितने भी ब्लड सैंपल्स हैं, यूरिन सैंपल्स हैं वो करवाए जाते हैं। ड्रग्स देखी जाती है कि कौन कौन सी ले रहे हैं। साथ उनको देखा जाता है मेडिकली कि खुदा न खास्ता उनको ड्रग्स की वजह से कोई दूसरी बीमारी तो नहीं, जिसमें मोस्ट प्रॉब्ली पेशेंट्स के LFTs RFTs डिस्टर्ब होते हैं, हेपेटाइटिस B C वगैरह भी हो सकते हैं। तो मेडिकली प्रोटोकॉल्स ये हैं कि उनको फौरी तौर पे चीज़ों को मैनेज किया जाता है मेडिकली। उसके बाद फिर डॉक्टर्स का जो पैनल है जिसमें एक प्रोसेस है कि मेडिसिन्स के साथ साथ ग्रुप थेरेपीज़, सेशंस, लेक्चर्स, काउंसलिंग, 1-to-1 काउंसलिंग, आलम दीन के लेक्चर्स, मोटिवेशनल स्पीकर के लेक्चर्स ये होते हैं। फिर इनके साथ इनको अंदर इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स भी दी जाती हैं जिसमें जिम है इनके लिए, फिर लूडो है, फिर कैरम है, फिर स्नूकर है और आउटडोर में बैडमिंटन वगैरह भी है। तो इस तरह की एक्टिविटी भी इनको परफॉर्म कराई जाती है ताकि एक घर जैसा माहौल प्रोवाइड किया जाए, वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करे। अच्छा, मुझे ये बताएं, कितना टाइम यहाँ पर लगता है उन्हें ठीक होने में? 100 से 120 डेज़ का ये ट्रीटमेंट प्लान होता है, यानी कि 3 to 4 मंथ लगते हैं पेशेंट को रिकवर करने में। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपका कोई ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें वालिदैन या फिर कोई रिश्तेदार अपने अजीज़ लोगों को ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुमने ये किया तो हम तुम्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज देंगे? ब्लैकमेल केसेस भी आते हैं यहाँ पर कोई? एडिक्शन की दुनिया में ये जो आपका सवाल है ना, इसके ऑपोजिट होता है। पेरेंट्स ब्लैकमेल नहीं करते, बच्चे उनको ब्लैकमेल करते हैं। हम नशे ठीक है करेंगे कि हम नशे करेंगे और आप हमारी बात नहीं मानते, हमारी ख्वाहिशात नहीं मानते, तो फिर हम अपने आप को मार लेंगे। यानी कि ये जो ड्रग्स है ना, ये इंसान को साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करती है। कोई भी पेरेंट्स कभी बच्चे को वो ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मतलब बच्चे जो है ना वो माँ बाप को लाजमी ब्लैकमेल करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ख्वाहिशात मनवाना, रात को लेट नाइट जो है ना वो घर में आना और माँ बाप पूछते हैं तो इसके ऊपर उनको ब्लैकमेल करना या बदतमीज़ी करना। ये जो लोग इस इन्फ्लुएंस में चले जाते हैं वो माँ बाप को ब्लैकमेल करते हैं, ना कि माँ बाप इनको ब्लैकमेल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इलाज में इन्हें कौन फोर्स करते हैं? इनके पेरेंट्स फोर्स करते हैं क्योंकि ये लोग खुद तो इलाज करवाते ही नहीं हैं, तो इनको कौन फोर्सफुली यहाँ पर लेकर आता है और आपको कौन मतलब इत्तला करता है कि यहाँ पर इस तरह नशेई है या फिर कोई ड्रग एडिक्ट बंदा है, इसको लेकर आना है? इनको कौन फोर्स करता है? इनके पेरेंट्स ही जी हमारे पास इनको लेके आते हैं,
या अगर ये इलाज में ना आए तो फिर हमारी प्रोफेशनल्स की टीम होती है जो इनको इलाज में लेके आती है। उसमें डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट का पैनल होता है जो इनके साथ बैठ के बातचीत करते हैं। ये घर से भी लेके आना है तो वो हमारी टीम की जिम्मेदारी होती है, वो लेके आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके इस इदारे में कितने % लोग ऐसे हैं जो आइस और कोकीन के पेशेंट हैं? 75 या 80% जो लोग हैं वो आइस करने वाले हैं। अच्छा जी, कोई 25 कह सकते हैं, 25% कह सकते हैं, बाकी ड्रग्स लेने वाले। अल्कोहल भी कोई हाँ, अल्कोहल के पेशेंट्स भी होते हैं जी। अच्छा, हम किसी पेशेंट से मिल सकते हैं? जी बिल्कुल मिल सकते हैं जी। जी, तो व्यूवर्स, हम किसी अभी पेशेंट से मिलेंगे और उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कितने हद तक वो बेहतर हो गए हैं और यहाँ पर रह के उन्हें कैसा लग रहा है। पहले वाली उनकी ज़िंदगी बेहतर थी या अब वाली जो ज़िंदगी वो यहाँ गुजार रहे हैं वो बेहतर है? आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा नशा करते थे? आइस का करता था। आइस का नशा करते थे। मुझे ये बताएं कि कितना अरसा आपने नशा किया है? तकरीबन 4.5 ईयर। 4.5 ईयर। किसने आपको इस नशे की लत में मुलविस किया था? किसने मतलब आपको ये इस नशे की आदत लगाई है? किसने आपको? मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनकी वजह से मैं भी नशे पे लग गया। तो अब यहाँ पर आए हुए आपको कितना टाइम हो गया? तकरीबन 2.5 माह हो गए हैं। और वो वाली ज़िंदगी बेहतर थी या ये वाली? नहीं, माशाल्लाह ये वाली ज़िंदगी बेहतर है। फैमिली वाले आपके परेशान होते होंगे जब आप आइस का नशा करते होंगे, तो वो वाली ज़िंदगी आपको तकलीफ़ देती होगी, आपके पेरेंट्स को, आपके घर वालों को। तो आप क्या समझते हैं, आप जो हमारी जो ऑडियंस है उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो जो लोग नशा करते हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि नशा एक बीमारी है। ये एक बहुत गलत बीमारी है कि जिसका इलाज करवाना चाहिए। लोग समझते हैं कि शायद नशा लेने से इंसान सही होता है या उसको सुकून मिलता है। ऐसा नहीं है। ये पल दो पल का सुकून है, हालांकि इससे पूरी नस्ल तबाह होती है। हमारी आने वाली जितनी जनरेशन है ये इसी की वजह से तबाह हुई है। आपने देखा होगा कि 2013 से लेकर 2016 तक ये आइस का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन 2016 के बाद ही ये हमारे नौजवानों के अंदर इन हुई है और आजकल सिर्फ नौजवान ही ये सब कुछ कर रहे हैं। अब तो नहीं नशा करेंगे? ज़रूरत नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप मुझे बताएं कि आपकी यहाँ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? माहिर नफ्सियात होने के नाते मेरी यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि इनके जब ये नशा कर रहे होते हैं या नशे की हालत में होते हैं, इनके फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते और फ्रेंड्स की कंपनी अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पे आने के बाद एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हम इनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज करते हैं और काउंसलिंग के थ्रू जो ड्रग के इनके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं उनको ख़त्म किया जाता है ताकि ये अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकें, जॉब पे जा सकें और काम को अच्छे तरीके से कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि कौन सा नशा करते थे आप? आइस का नशा करता था। आइस का नशा करते थे। कितने साल आपने आइस का नशा किया है? मैंने 2 साल। 2 साल की है। किसने आपको इस नशे पे लगाया? एक्चुअली मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी तो मेरे पे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी, जिसकी वजह से मैं कॉलेज में पढ़ता था। तो मुझे एक दोस्त ने पहले मुझे एक सादा सिगरेट ट्राई करवाया, वो उसने मुझे बहुत सुकून दिया। उसमें मैंने पिया, जब मुझे बहुत ज़्यादा सुकून आया तो मुझे फिर चंद दिन मैं ऐसे ही करता रहा। उसके बाद मुझे फिर एक दोस्त ने आइस का, उसने कहा ये बिल्कुल नशा जब भी आप चाहें छोड़ सकते हैं, तो उसने मुझे आइस पे लगा दिया। तो मैं आइस करता था, मुझे बिल्कुल, मैं बहुत जल्द अपने काम करता था, बहुत अच्छा हो जाते थे मेरे काम। तो फिर मैं ट्रीटमेंट के लिए राज़ीमंद नहीं था, तो मुझे, क्योंकि मुझे पता था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप बोलने में बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। यहाँ पर आए हुए कितना अर्सा हो गया आपको? यहाँ पे आया हूँ मुझे तकरीबन 1.5 माह हो गया। 1.5 माह हो गया है। और पहले वाली ज़िंदगी अच्छी थी या अब वाली? ये ज़िंदगी बहुत अच्छी, पहले वाली ज़िंदगी बहुत बुरी थी। उसमें मेरे घर वालों के साथ रवैये में बहुत चेंज आ गया था। मैं वालदा से बदतमीज़ी करता था, भाइयों के साथ बदतमीज़ी करता था, ऐसे एग्रेसिव हो जाना, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन था। मुझे ये बताएं कि आपकी यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक क्या एक्टिविटीज़ होती है? कितने बजे उठते हैं, क्या क्या करते हैं? हम तकरीबन 8:30 पे उठ जाते हैं। तो उठ के पहले शावर लेते हैं, शावर लेने के बाद हमारा नाश्ता होता है। नाश्ते के बाद सुबह फर्स्ट टाइम कारी साहब की क्लास होती है। कारी साहब की क्लास के बाद तकरीबन 10:30 या 11 के दरमियान मिस की क्लासेस होती हैं। ऐसे बाद में फिर दोपहर का खाना होता है। दोपहर के खाने के बाद कुछ क्लास, फिर हम कुछ गेम वगैरह खेलते हैं। यहाँ पे लूडो है, स्नूकर है। तो ऐसे हमारा दिन पास होता है। जिम भी करते हैं? जी। चलें, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद नशा करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। पक्का? प्रॉमिस? जी, प्रॉमिस। चले, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर इनकी क्या जिम्मेदारियाँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं, आपका यहाँ पर क्या रोल है और
कि जो पेशेंट्स आते हैं जब ये नए नए आते होंगे, शाउट करते होंगे, बहुत चीखते चिल्लाते होंगे, तंग करते होंगे, तो इनको आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे टैकल करते हैं इनके बिहेवियर को? मैं यहाँ चीफ मेडिकल डायरेक्टर हूँ और पेशेंट की इन पेशेंट टीम को मैं लीड करता हूँ। जब भी कोई पेशेंट आता है तो उसके लिए इनिशियल डिटॉक्स प्रोग्राम जो होता है उसमें मैं स्टार्ट करता हूँ। और जो आपने पूछा कि जब पेशेंट कोई आता है तो वो पेशेंट जो कि फैमिली के साथ आते हैं उनको तो हमें कोई ऐसी इमरजेंसी ड्रग्स देने की ज़रूरत नहीं होती है, हम उनको डिटॉक्स मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं कि जो रेजिस्ट करते हैं या नहीं आना चाहते, तो उनके साथ हम प्रोफेशनल टीम हमारी जाती है जो कि जाके उनसे नेगोशिएट करती है और अगर ज़रूरत हो तो कुछ हम मेडिसिन भी यूज़ कर लेते हैं जो कि एंटी एग्रेशन मेडिसिन है। तो वो चूँकि उन्होंने जब मेडिसिन ले लेते हैं तो उसके 10-15 मिनट के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं और फिर ज़ाहिर है बीइंग ए प्रोफेशनल्स हम उनके साथ प्रोफेशनली नेगोशिएट करते हैं, बताते हैं उन्हें कि ये बीमारी कितनी ख़तरनाक है और ये सारी चीज़ें। छोड़ना तो वो ख़ुद भी चाहते हैं लेकिन ये है कि उनके लिए ख़ुद से छोड़ना मुमकिन नहीं होता और वो समझते भी नहीं हैं कि वो छोड़ सकते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये वो नशा बड़ी आसानी से बगैर किसी तकलीफ़ के छोड़ सकते हैं तो वो फिर राज़ी भी हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये इनिशियल डिटॉक्स पीरियड जो कि 4 to 6 वीक होता है उसमें हम आते ही बेशतर इसके कि विड्रॉल प्रॉब्लम स्टार्ट हो उससे पहले ही हम मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बड़ा एक स्मूथ और पेन फ्री जो है वो डिटॉक्स इनका शुरू हो जाता है। बहुत शुक्रिया जी। तो व्यूवर्स, हमने यहाँ पर डॉक्टर से बात की, पेशेंट से बात की, यहाँ की डेली एक्टिविटीज़ के बारे में देखा कि यहाँ पर सुबह से लेकर रात तक क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके अलावा अगर आपके रिश्तेदारों में, अजीज़ क़ारिब में, कोई दोस्तों में कोई इस तरह का शख्स मौजूद है जो इस लानत का शिकार है, नशे का शिकार है, तो उसे आप यहाँ पर ला सकते हैं फोकस लाइफ रिहेबिलिटेशन सेंटर में। इसी के साथ अपनी मेज़बान आयशा मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।